ओके, हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेक्चर, ये वाला है ना आप लोगों के, यहाँ पे हमने स्टार्ट जो लिया था उसमें हमने टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया। मेनली डेटा टाइप्स के हवाले से हमने टॉपिक हैं कौन से, जनरल थ्योरेटिकल डिस्कशन इसमें ज़्यादा रही है। बेसिक डेटा टाइप नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन तीन है। न्यूमेरिक वैल्यू दे दे, कोई स्ट्रिंग में दे दें या ट्रू फॉल्स लिख दें। टाइप ऑफ करके आप उसकी टाइप भी देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या हमने अरे में डाटा किस तरह सेव करना है, क्योंकि ये सी बेस्ड ही सिंटैक्स है। अरे डिक्लेयर करें, किसी इंडेक्स से वैल्यू उठाएं, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट में आपने की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा, इसमें बेसिकली ये कि डिक्लेयर कैसे करना है वेरिएबल, अरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, बूलियन एंड सो ऑन। जो ये वेरी फर्स्ट लेक्चर था। उसके बाद हम आए यहाँ पे इससे अरे के हवाले से जो है वो, और ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसके किसी भी मेंबर को या ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करना है, कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, डॉट करके प्रॉपर्टी का नाम लिखें, ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ भी वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का डिस्कशन हुई कि अगर इक्वल टू करें तो इससे क्या मुराद है। वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप के हवाले से स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बेसिक मैंने बताया, डीप कॉपी, शैलो कॉपी। यहाँ पे दूसरे लेक्चर से यहाँ हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन डिस्कशन ये कंटिन्यू रही। डीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से जो है वो भी डिस्कशन हुई बेसिक से, ठीक है। उसके बाद लूप्स को हमने खैर डिस्कस नहीं किया। इसमें हमने ऑपरेटर्स पे आई थिंक डिस्कशन रही। इसमें जो ये लेक्चर है इसमें हमारी डिस्कशन ऑपरेटर्स एंड फंक्शन के हवाले से आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिक लास्ट जो था वो हमारा जो टॉपिक था वो ऑपरेटर से। तो अभी तक बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे हमने चंद एक टॉपिक किए हैं। तो इनकी जिनके मिस हुए हैं वो यहाँ से वीडियो वगैरह देख लें, ठीक है जी। मुझे लग रहा है ये जैसे आप लोग का नहीं है कि नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ कि फ्लो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे 7 PM वाला है ये। आप लोगों के ये सही कह रहा, ये वाला टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के कवर होंगे, ऐसे ही है ना। या नंबर से यस, डेटा मेरे ख्याल इसमें फ्लो वही है जो मैंने बताया, डेटा टाइप्स के हवाले से है, ऑब्जेक्ट के हवाले से है, डिक्लेयर वगैरह करने के हवाले से, डीप कॉपी, शैलो कॉपी के कॉन्सेप्ट्स आ गए। देन अगर एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के अंदर भी अगर फर्दर ऑब्जेक्ट हैं तो किस तरह से हम उसको मैनिपुलेट करेंगे। एंड फाइनली वी डिस्कस ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमने जो है वो ये लिंक मैंने शेयर किया था। मैंने कहा था कि ये लिंक पे जितने भी जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स हैं, ये जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल साइट है, एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स, बहुत सारे इसमें ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें स्ट्रिंग के हवाले से भी जो है हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल, टर्नरी, कॉमा, यूनरी एंड सो ऑन, ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है इसी को आगे लेके चलते हैं, December11.js। अभी तक जो टॉपिक पढ़े इसमें से कुछ पूछना है तो अगर किसी ने वीडियोस वगैरह देखी हैं या लेक्चर में वैसे जर्नल, तो वो आप पूछ सकते हैं जी। क्लियर है अभी तक जो किए? ऑपरेटर्स के हवाले से चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी। डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू जो दो तीन जरा थोड़े से मुख्तलिफ हैं, और टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, कुछ तो बेसिक ऑपरेटर है ना आपके पास, अरिथमेटिक, ये तो जो प्लस माइनस, जिसमें प्लस है करने के लिए, माइनस के लिए सिंबल है, मल्टीप्लाई के लिए स्टार है, स्लैश है, और कौन सा था इसमें,
डबल स्टार भी था, रिमाइंडर के लिए क्या था, तो भाई नॉट लेने के लिए परसेंटेज, राइट। ये ऑपरेटर्स जो है हमने देखे थे, ये जो रिलेशनल में लेस देन ग्रेटर देन, ये जो तीन जो है वो यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर और दो इक्वालिटी के ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू और स्ट्रिक्ट इक्वल टू। वैसे कोई नाम ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड, इक्वल टू ही है। और ये टर्नरी ऑपरेटर, इनके साथ जो बाकी है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, इनका वही बिहेवियर है जो किसी भी लैंग्वेज में है कि अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर होगी राइट साइड से, ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये टर्नरी ऑपरेटर हो गए। यहाँ पे इनमें खास तौर पर जो फर्क है वो है कि और कुछ कंपाउंड असाइनमेंट के भी थे अरिथमेटिक में, प्लस इक्वल टू कट्टा अगर लिख दें, माइनस इक्वल टू कर दें एंड सो ऑन। ये जो ऑपरेटर्स हैं इसके हवाले से हमने जो डिस्कशन की थी कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज उसमें वैल्यू एक पड़ी है 10 और एक और वेरिएबल है y जिसमें वैल्यू पड़ी है 20, तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग में, या एक वेरिएबल z में इनका आंसर बूलियन सेव करना चाहते हैं, x पैरेंथेसिस में लगा लूं इक्वल टू y, इस तरह लिख लूं, या मैं यहाँ पे बल्कि इसको कंसोल डॉट लॉग में लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग इसी में लिख लेते हैं x इक्वल टू y, डबल इक्वल टू लगाऊं या ट्रिपल इक्वल टू लगाऊं। अब इक्वल टू आपके पास बूलियन फॉर्म में आंसर देता है, बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। तो पहली जो स्टेटमेंट है इसका आंसर अगर दोनों को हम कर दें 10 फॉर एग्जाम्पल, तो यहां से क्या आंसर आएगा जी, ट्रू ऑब्वियसली, दोनों इक्वल है तो ट्रू ये रिटर्न करेगा। यहां पे क्या आएगा जी क्या होगा स्नैन, यहां भी ट्रू ही होगा कि डबल इक्वल टू है या ट्रिपल इक्वल टू। अगर उसकी टाइप सेम है और वैल्यू भी सेम है, डाटा टाइप भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो फिर तो जैसे मर्जी टेस्ट कर ले, चाहे डबल इक्वल टू से चाहे सिंगल इक्वल टू से, इसको रन करने के लिए लिखेंगे जी नोड स्पेस फाइल का नाम december11.js, दोनों का आंसर ट्रू आएगा। अगर वैल्यूज इक्वल हैं और डाटा टाइप्स भी इक्वल हैं तो फिर तो दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर वैल्यूज इक्वल है लेकिन डेटा टाइप्स अलग अलग है, वैल्यू है 10 ही लेकिन एक नंबर में है एक स्ट्रिंग में है, तो अब यहां से आंसर क्या आएगा, यहां से आंसर आएगा फॉल्स और यहां पे क्या आएगा ट्रू। क्यों उल्ट बता रहे हैं हम, बिल्कुल उल्ट बता रहे हैं जी, पहला ट्रू आएगा क्योंकि जो ये इक्वल टू है ये डाटा टाइप को स्ट्रिक्टली नहीं इक्वल देखता। ट्रिपल का मतलब है और सख्ती आपने कर दी, इस तरह से याद रखें, आपने कहा सिर्फ वैल्यूज बराबर होना जरूरी नहीं है, टाइप भी बराबर। तो टाइप क्योंकि डिफरेंट है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बराबर नहीं। तो पहला तो ट्रू आ गया और दूसरा, तो अक्सर हम ट्रिपल इक्वल टू इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो है ज्यादा बेहतर तरीके से इक्वालिटी को देख सकें, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर यहां से चलें टर्नरी ऑपरेटर की, टर्नरी ऑपरेटर के लिहाज से अगर आप बात करें तो ये इफ कंडीशन के लिए, ठीक है, इफ एल्स कंडीशन जब आपने लगानी है कोई, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये और एक्सप्रेशन की फॉर्म है, ठीक है जी। इसका क्या मतलब हो गया जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, इसको अगर हम यहां से कट कर लें,
इस टॉपिक को लें, राइट, टॉपिक वाइज यहाँ पे बनाते जाते हैं, आपको आइडिया हो जाए इस ब्लॉक में क्या टॉपिक डिस्कस किया। ओके जी। इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर है एक्स, उसी तरह से अगर इन्हीं को ले लें, इन्हीं को एक्स और वाई को ले लें, लेकिन अभी हम टाइप सेम कर देते हैं, एक ही वेरिएबल पे कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर मार्क्स है किसी के, ठीक है जी, मार्क्स है लेट्स सपोज 20 या इसको कर लें जी 80, हम कहेंगे 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, अगर 50% से ज्यादा मार्क्स हैं तो पास और अदरवाइज फेल, जो टिपिकल एकेडमिक्स के एग्जांपल है, तो पास प्रिंट हो अदरवाइज फेल। तो इसका आंसर आप किसी वेरिएबल में सेव करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क कॉलम है ये स्टेटमेंट नहीं है, ऑपरेटर है। इफ एल्स कंडीशन के लिए ऑपरेटर है, स्टेटमेंट नहीं। स्टेटमेंट वो होती है जो एग्जीक्यूट होकर आपको कुछ रिटर्न नहीं करती। अगर आप यहां पे लिखेंगे इफ कंडीशन, तो आप इसका आंसर किसी वेरिएबल में नहीं सेव करेंगे। इफ स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन मार्क कॉलन, दिस इज व्हाट वी कॉल टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी तीन की वजह से कि तीन ऑपरेंड हैं इसके। हम यहां पे रिजल्ट एक वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं। अगर मार्क्स 50 से ज्यादा है तो पास अदरवाइज फेल। तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 50 है, कंडीशन पहले बना लें। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कॉलम के बाद जो यहां लिखेंगे वैल्यू वो इस रिजल्ट में सेव होगी। तो हमने लिख दिया, वो वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है कि पास इसमें स्ट्रिंग सेव कर। अदरवाइज कॉलम के बाद जो लिखेंगे अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इसमें सेव होगी फॉल्स। तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में कंडीशनली वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि पास सेव करना या फेल, वो डिपेंड करता है मार्क्स पर, यानी इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर। ठीक है, तो पास कब हो, जब बंदे के मार्क्स ग्रेटर हैं, तो ऐसी कंडीशन बनाएं जब मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो तो ये कंडीशन ट्रू बने। सो हियर यू विल राइट रिजल्ट, सेव करें। ये ऑपरेटर बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे आगे रिएक्ट में, पास। और अगर यहां पे मैं 0 हटा दूं, 8 मार्क्स कर दूं, तो फिर क्या आ रहा है, फेल। अच्छा, इसी तरह अगर इस एग्जांपल को हम ले लें, एक दो जरा इसके साथ में थोड़ा सा और प्ले करना चाहूंगा अभी। अगर आपके पास दो नंबर हैं, अभी एक ही नंबर पे एग्जांपल की ना, 10 और y है 20, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन कर लूं, इस स्टेटमेंट को लिखने का ये भी तरीका हो सकता है, आपने नेट पे देखा हो, मुख्तलिफ तरीकों से देखें, डेवलपर्स जो है उसको लिख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक चीज को रटें। अगर मैं चाहूं कि नहीं, मैंने रिजल्ट सेव नहीं करना किसी वेरिएबल में, मैं चाहता हूं कि अगर मार्क्स हैं ग्रेटर तो ये स्टेटमेंट ही प्रिंट कर दे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक स्ट्रिंग लेता हूं और उस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करता हूं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैं यहां पे सिर्फ कंडीशन लिखूं और ये जो स्टेटमेंट है अगर ग्रेटर देन, इस वक्त मैं रन करूंगा तो क्या होगा बताएं, ये दो लाइन इस वक्त रन करूंगा तो क्या होगा, नहीं चलेगी तो हर हालत में ना फेल है, ये पास है, मतलब उसको चेक तो करेगा ना। और फॉल्स स्ट्रिंग क्या करेगा, प्रिंट करेगा, नहीं हमने कंसोल डॉट लॉग तो कहीं नहीं लिखा। तो ये यहां पे आउटपुट नहीं आया, लेकिन ये याद रखें स्क्रीन पे आउटपुट नहीं आई, लेकिन सीपीयू को आपने पूरा बिजी किया, उसने मेमोरी से ये 8 पढ़ा, फिर कंडीशन में रखा, ट्रू है तो ये स्ट्रिंग मेमोरी में से फेच की, लेकिन जहां सेव करनी थी वो नहीं है तो इग्नोर हो गई। इसके बाद अदरवाइज ये स्ट्रिंग करनी, यानी सीपीयू ने पूरा एग्जीक्यूट। इसकी एग्जांपल एक और है इस तरह से कि मैं यहां पे लिखता हूं, अगर लेट x इज इक्वल टू 10, लेट y इज इक्वल टू 20, और मैं यहां पे कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूं x प्लस y, क्या आउटपुट आएगी जी। और अगर मैं ये लॉग कंसोल डॉट लॉग निकाल दूं, अब यहां से क्या आउटपुट आएगी,
आप कहेंगे जी जमा ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, जमा होगा। एक्स को मेमोरी मिलेगी 10, वाई को एक मेमोरी मिलेगी जिसमें 20 होगा, और ये प्लस भी होंगे, लेकिन प्लस होने के बाद सीपीयू जब प्लस कर लेगा तो हमने यहां कोई मेमोरी नहीं दी, वेरिएबल नहीं दिया जिसमें वो आंसर रखे, तो वो आंसर इग्नोर हो जाएगा और अगली स्टेटमेंट पे, इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो अगली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। समझा रहे बात की? तो जरूरी नहीं होता जो चीज रिटर्न करें हम सेव भी करें, मे भी हम इग्नोर कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके जेहन में होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमने ऐसे लिखा है कि इसका आंसर एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं और फिर उसको प्रिंट करें, ये प्रॉपर तरीका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप इसके साथ ही, तो आप कंसोल डॉट लॉग लिख दें यहां पर, और यहां पे भी कंसोल डॉट लॉग लिख दें। अब हमने इसमें और इसमें फर्क देखने की कोशिश करें। देखिए, प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करें, सिंटैक्स को इतना मुश्किल नहीं। अगर मार्क ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है इस वेरिएबल में, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर दें। यहां पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस पोर्शन को, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन वाले पोर्शन को रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करना या रन करना। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहां पे जाएगा और ये इसको रिटर्न एग्जीक्यूट कर देगा। आप कहेंगे इसमें तो रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न इसमें भी कर रहा है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग जब चलेगा तो ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, वो ही रिटर्न टाइप, उसकी हमें जरूरत नहीं। जो असल में काम करवाना था इसके ट्रू होने पे वो हमने इधर ही लिख दिया। तो ये भी स्टाइल हो सकता है, ये भी स्टाइल हो सकता है कोडिंग का। अब इसमें रन करूं तो ये देखें फेल लिख रहा है, और अगर 80 कर दें तो पास लिख रहा है। इसको मैं ऑटो सेव करता हूं, मुझे बार बार सेव कर। क्लियर होगी बात? अगर आप ये सेव कर लें कि ये यहां पे क्या रिटर्न कर रहा है, मैं यहां पे आंसर सेव करूं और इस आंसर को प्रिंट करूं, तो यहां से किस चीज का आंसर बेसिकली मैं ले रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग क्या रिटर्न करता है। कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट इसलिए नहीं बनी कि कुछ रिटर्न करे, तो इसलिए बनी है कि आप इसमें जो वैल्यू दें वो प्रिंट कर दे ऑटो सेव। ठीक है, अगर आप इसे रन करते हैं तो क्या आ रहा है जी, अनडिफाइंड, यानी इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, यानी वॉइड रिटर्न किया। तो अगर आपने आंसर को अंदर प्रोसेस ही कर दिया है, बेशक ये क्वेश्चन मार्क कॉलन रिटर्न कर रहा है, समझ लीजिए अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, उसको हमें सेव करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पे 2 दफा ये आपको रिपीट करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। यहां पे आपको 1 दफा करना पड़ा। इसी तरह हमने देखा था, ये लॉजिक जरा पहले पक्की करें ना, प्रोग्रामिंग जरा। अगर आपके पास एक नंबर है 10, एक है 20, आपने मैक्स वैल्यू को प्रिंट करना है, तो एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैं चाहता हूं एक्स और वाई में से जो भी बड़ी वैल्यू वो इसमें सेव हो। मैं नहीं चाहता कि एक्स असाइन हो या वाई असाइन हो, मैं कहता हूं खुद ही जो अपना वैल्यू चेंज करूं जो इनमें से ग्रेटर वैल्यू, तो उसका एक टिपिकल कोड है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां पे क्या आएगा, एक्स, क्योंकि एक्स ग्रेटर है ना, तो क्वेश्चन मार्क कॉलम में लॉग ना ये नहीं डाला करें, ये तरीका रखें। लेकिन कहीं जरूरत पड़ सकती है तो हम इसमें लिख भी सकते हैं, अदरवाइज वाई। अब ये जो वेरिएबल है मैक्स, इसमें क्या सेव होगा वो इस कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर एक्स वाई से ग्रेटर है तो एक्स वैल्यू रिटर्न होगी और ये मैक्स में सेव होगी, अदरवाइज वाई। अब प्रिंट कुछ नहीं होगा, मेमोरी में अभी तक काम हो रहा है बैकग्राउंड पे, सीपीयू और मेमोरी ही चल रहे हैं, यूजर को सामने स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा। इसके बाद यूजर को दिखाने के लिए जब फाइनल आंसर आ गया तो आपने मैक्स, यूजर को सिर्फ वही प्रोग्राम में नजर आता है जो कंसोल लॉग में लिखा है या एचटीएमएल में टैग्स में लिखेंगे। जो प्रोग्रामिंग चल रही होती है, कंडीशंस, वो मेमोरी एलोकेट हो रही है, सीपीयू मेमोरी से फेच कर रहा है, मेमोरी में आंसर सेव कर रहा है, लेकिन हमें मेमोरी नहीं नजर आ रही, पीछे सीपीयू नहीं नजर आ रहा, हमें जो रिजल्ट है वो नजर आ रहा। अच्छा, इसको हम रन करते हैं, क्या आ गया 20, और अगर मैं इसको 100 कर दूं तो अब देखें क्या आ जाएगा
100, तो मैं ये कंडीशन नहीं चेंज करता, मैं सिर्फ डाटा चेंज करता हूँ, खुद ही मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू आ रही। ओके, ये तो बड़ी बेसिक सी बात होगी ना। अब जरा आगे देखते हैं जी कितना कुछ दिमाग आप लोगों का चलता है। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं z, मैं कहता हूं एक और वेरिएबल ले लिया z में भी, मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी बड़ी वैल्यू है वो मैक्स में सेव हो। नाउ आई वांट टू फाइंड मैक्सिमम आउट ऑफ 3 वैल्यूज। एक वैल्यू में से मैक्सिमम, 2 वैल्यू में से मैक्सिमम मालूम करना, सीधा सीधा दोनों को कंपेयर करने। जो पहले आपने रखी, अगर कंडीशन ये ट्रू हो रही है, ट्रू कब होगी? अगर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो, वरना तो ग्रेटर देन नहीं होगा। अब मसला ये है कि ये जो क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर ये बना ही 2 कंडीशन के लिए, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पोर्शन, अदरवाइज कॉलम के बाद वाला। 3 कैसे करेंगे? बात अगर वैसे आंसर देखें तो नहीं कर सकते 3, लेकिन प्रोग्रामर का भी हार नहीं मानता, कहता नहीं कर सकते तो मैं खुद कोई अपना बनाता हूं लॉजिक जिससे मैं कर सकूं। सीधा सीधा नहीं होना काम। मैं वो लॉन्ग इफ एल्स नहीं यूज करना चाहता, इसी क्वेश्चन मार्क कॉलम से ही 3 में से मैक्सिमम फाइंड करना चाहता। लॉन्ग इफ एल्स में आसान हो जाएगा, लेकिन मैं इसी में से ही चाह रहा हूं। लास्ट में जो बैठे हैं, क्या नाम है आपका? रिजवान, लिखवाएं जरा भी। न्यू नहीं बनाना मैंने, क्योंकि न्यू वेरिएबल में मैं अननेसेसरी मेमोरी भी नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं बेहतर लॉजिक लिखूं। ये मैंने मैक्स फाइंड करना है। चले अगर वेरिएबल बना ले, इन केस किस तरह बोले? ये आपकी बात ठीक है कि आपने यूं समझे कि 3 पहलवान है, उनकी लड़ाई, आपने उनका मैच करवाया, लड़ाई नहीं कहना चाहिए, कुश्ती करो, मैच करवाया, और आप देखना चाहते हैं विनर कौन है। कैसे 3 में करेंगे? 2 में तो बड़ा आसान है, दोनों की आप कुश्ती करवाएं भी, जो विनर हो गया वो आप डिक्लेयर कर दें। कंसोल डॉट लॉग का मतलब ऐलान कर दिया ये विनर है। हाँ, तो 3 के अगर मैच करवाना तो क्या होगा? आप कहेंगे जिस तरह क्रिकेट में 3 कि पहले इन 2 को खिलाओ, जो इनका विनर हो वो इससे खेले, ठीक है? तो वो ओवरऑल विनर होगा। हाँ बिल्कुल। तो हम यहां पे क्या करेंगे? पहले एक्स और वाई में मैच करवा दिया। अगर एक्स ग्रेटर है तो इसका, एक्स ने ज्यादा स्कोर किए, एक्स ग्रेटर है तो एक्स विनर है, वरना वाई। तो मैक्स में ये आपके पास अभी कंट्रोल नहीं करवाना हमने, ओवरऑल मैक्स नहीं पता चला। अभी एक्स और वाई में से कौन निकला है यहां पे? जो मैक्सिमम होगा, या एक्स या वाई, कौन रह गया? जेड। तो फिर एक और वेरिएबल बनाते हैं, ओवरऑल मैक्स, ये से कह रहे मैक्स 1, और फिर रख लेते हैं मैक्स 2। ठीक है जी। अब मैक्स 2 जो है, या वो मैक्स टेम्परेरी था, ये असल में मैक्स आ गया। मैक्स कौन है बताएं आप? यहां पे क्या लिखेंगे? मैक्स 1। अब मैक्स 1 या एक्स है या वाई है, हमें नहीं पता कौन सा है, वो वैल्यू चेंज करें। लेकिन उनमें से एक्स और वाई में से कोई एक है, जेड नहीं है। मैक्स 1 का अब मैच जेड से होगा, यानी उन 2 का जो विनर है, जो भी होगा वो किससे खेलेगा? जेड से। और इसमें से मैक्सिमम देखा जाएगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू कब होगी? जब मैक्स 1 ग्रेटर होगा, यानी मैक्स 1 जो इन दोनों का विनर है वो जेड को भी हरा दे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? मैक्स 1, अदरवाइज जेड। एक्स और वाई का जो विनर था वो यहां पे आ गया। उनका जो विनर है उसने अब जेड से मैच खेला। अगर ये मैक्स 1 जेड को भी हरा दे जो उन दोनों में से विनर था, तो इसका मतलब ये मैक्स 1 ओवरऑल है, अदरवाइज जेड ओवरऑल है, क्योंकि जेड ने उन दोनों के विनर को हरा दिया है, तो ओवरऑल जेड विनर। तो यहां पे अगर आप इस मैक्स को प्रिंट करें, मैक्स 1 तो अभी आर्जी तौर पे हमने रखा था कि बाद में, तो ये आपके पास तीनों में से मैक्सिमम आ जाएगा। तीनों को अगर आप देखें तो तीनों में मैक्सिमम कौन है? कैसे आया कि यहाँ पे एक्स और वाई में जब कंपैरिजन किया, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, इनकी वैल्यू पुट करें, 5 को पुट करें यहाँ पे, 20 को यहाँ पे, 5 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो इसका मतलब y की वैल्यू मैक्स 1 में सेव हुई,
20। जब 20 यहां पे पुट हुआ और z यहां पे 10 हुआ तो 20 इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन क्या बनी? ट्रू। 20 तो ग्रेटर होता है, ट्रू बनी, तो ये मैक्स 1 रिटर्न हो जो 20 था। अगर मैं चेंज करूं, अब जो भी डाटा चेंज करें कि पहले को जिताना है, लेट्स सपोज पहले को 50 कर देते हैं, उसमें मैक्सिमम रख देते हैं। अब दोबारा चलाते हैं और देखते हैं हमारा मैक्सिमम प्रिंट हो रहा है यस 50, इसको 100 कर देते हैं, सिर्फ डाटा चेंज करें। जिसको आप तीनों में से मैक्स रखते हैं वही नीचे प्रिंट होता है। लेकिन मुझे ये लॉजिक नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये मैक्स 1 और मैक्स नहीं, एक ही वेरिएबल में ओवरऑल आप करके दें। तो बताएं कैसे करेंगे? ये तो रिजवान ने बताया ना हमें जी, एक वेरिएबल और ले ले। अगर मैं आपसे कहूं नहीं वेरिएबल और नहीं लेना, इसी मैक्स में और एक ही लाइन में लिख के दिखाएं, ऐसी लॉजिक बनाएं, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं, जिस तरह 2 के लिए था सीधा सीधा आप इससे भी लिख दें। तो जाहिर बात करना तो ऐसे ही पड़ेगा कि पहले 2 में से मैक्सिमम ले लें, उनके मैक्सिमम का आगे तीसरे में से कंपैरिजन करें। तो 2 के साथ किस तरह करें देखें, जब x और y में कंपैरिजन होगा, अगर x ग्रेटर है, अगर x ग्रेटर है तो क्या यहां से मैं डिसीजन ले लूं कि x ओवरऑल भी ग्रेटर है? नहीं, अभी तो उसने x सिर्फ y से ग्रेटर हुआ है ना, अब पता नहीं z से भी है या नहीं। मैं z थोड़ी देर के लिए 100 रख लेता हूं। x और y में 50 और 20, 50 इज ग्रेटर देन 20, ट्रू। तो यहां पे क्या आंसर आ गया? 50। लेकिन ये 50 ओवरऑल ही पहले 2 में से है, तो यहां मैं डिसाइड नहीं कर सकता, यहां पे रिटर्न नहीं करवा सकता, यहां पे फिर दोबारा मैं कंपैरिजन शुरू कर दूंगा। किसका? अगर x ग्रेटर है y से, तो फिर दोबारा देखो क्या x z से भी ग्रेटर है? अगर है तो अब यहां पे मैं कह सकता हूं x ओवरऑल ग्रेटर है। अदरवाइज चेक नहीं करेगा, अदरवाइज y ग्रेटर है कि z ग्रेटर है। अदरवाइज देखें, जब x इज ग्रेटर देन y, x और y में मैच हुआ और x जीत गया, तो y तो इधर ही एलिमिनेट हो गया, यहीं से बाहर हो गया ना। y x से ग्रेटर नहीं है, z से कैसे ग्रेटर होना है? ठीक है, तो जब x y से ग्रेटर है तो इसका मतलब आगे x को ही प्रोसेस करें, y निकल गया। अब मैच किस किस में आएगा? x और z में। तो फिर x और z में देखें, अगर x जीत जाए तो x वरना z। ये इसके इफ पे, इसकी कंडीशन के बाद इस कंडीशन पे, यानी मैंने वैल्यू के बजाय यहां फिर कंडीशनल वैल्यू दे दी। अब अगर x नहीं जीता, x इज ग्रेटर y फॉल्स हो जाए, लाइक x की वैल्यू ये है y 200 हो जाए, तो x और y में कंपैरिजन करेंगे, कौन सी वैल्यू ग्रेटर आएगी? y। कौन निकल गया मैच टूर्नामेंट में से? x निकल गया। तो अब यहां पे अदरवाइज में आ जाए, जिस तरह ये आपने देखा कि अगर x और y में देखें और x ग्रेटर नहीं है, y ग्रेटर है, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स वाले पोर्शन में आ जाए। तो यहां किस किस में मैच है? अब y और z में। तो अगर y z से भी ग्रेटर है तो y अदरवाइज z। तो ये इस तरह से चेन बनती है। ये एग्जांपल से सिर्फ आपकी जरा लॉजिक बिल्डिंग, दिमाग में सोचने का तरीका फास्ट होता है। मतलब वैसे इसका शुरू से फंडामेंटल से ही ऐसी एग्जांपल ज्यादा करवाई जाती है ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग आए, आपको स्टेप्स बनाने आए। सीधा सीधा ये बनी ही 2 स्टेटमेंट के लिए थी, आपने उसी को 3 के लिए चेंज कर दिए। अब अगर हम प्रिंट करें यहां से, इसको रन करके देखते हैं। रन करके देखने का तरीका क्या है? हर एक में बारी बारी पहले x को बड़ा करके देख लें, y को, z को। इस वक्त y सबसे ग्रेटर है, क्या प्रिंट होना चाहिए? y। और अगर मैं इसको कर दूं 1000, आखिरी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो x इज ग्रेटर देन y, ये 200 है, यहां पे आएगा। फिर x ग्रेटर देन z, नो, तो ये z यहां पे रिटर्न हो जाएगा।
अगर मैं पहली वैल्यू को कर दूं 500 5000 फॉर एग्जांपल, तो पहले x इज ग्रेटर देन y, यस, तो फिर 5000 और 1000 ये x y से ग्रेटर है एंड x z से भी ग्रेटर है, तो x ओवरऑल हो गया, क्योंकि 5000 है 200 से भी ग्रेटर है। और फिर ट्रू वाले में क्या, फिर z के साथ देखा 1000 से भी ग्रेटर है, तो सीधा सीधा x ग्रेटर हो गया। इसी तरह इसको एक्सटेंड जितना मर्जी आप कर सकते हैं। अगर तीनों सेम हो तो जिसको मर्जी वो ग्रेटर कर दे, हमें ये पता है कि अगर तीनों ही सेम हो जाए, हमारी लॉजिक इसलिए खराब नहीं होती कि पहली दफा x इज ग्रेटर देन y, नो, यहां पे चला जाएगा, ये से ग्रेटर है नो, तो z को कर देगा, तो जिसको मर्जी करे हमारा आंसर तो ठीक है। और अगर कोई एक भी हो जाए तो अब भी हमारी लॉजिक खराब नहीं होती, x ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो है ना इसमें आ जाते हैं। अगर इसी तरह से आप चार भी कर सकते हैं, ए बी सी डी इस तरह से लेके कि अब आप चार चार बंदों में करवा लें। ठीक है, चार बंदों में करवा, अच्छा इसको मैच की तरह अगर आप कर लेना, सिर्फ में एक एग्जाम्पल, आप ये लॉजिक आपने बनानी, इसको आप जिस तरह क्रिकेट वगैरह देखते हैं टूर्नामेंट 3-4 टीमों में हो रहा, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मैक्स वन, यहां पे आसान पहले कर लें, मैक्स वन एक वेरिएबल लें, ए और बी में मैच करवाएं, फिर मैक्स टू सी और डी में मैच करवाएं, फिर इन दोनों के आपस में करवाएं, तो फिर ओवरऑल वो मैक्स बनेगा, जो मैक्स वन और मैक्स टू में से मैक्स होगा। तो पहले यहां पे क्या लिखें, ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्वेश्चन मार्क, अगर ए ग्रेटर देन बी के है तो ए, अदरवाइज बी। यहां पे सी इज ग्रेटर देन डी, तो सी अदरवाइज डी। अब यहां पे क्या लिखेंगे, जो पहले दोनों का विनर है और दूसरे दोनों का विनर है, इनमें कंपैरिजन कर लें। अगर यहां पे कंडीशन ट्रू हो रही है, मैक्स वन ओवरऑल ग्रेटर आ रहा है, तो मैक्स वन, अदरवाइज ये ज्यादा आसान है, तीन वाला ऑड नंबर में जरा मुश्किल आया है, मैक्स टू, ओवरऑल मैक्स। ठीक है, पहले दो का मैक्स, फिर आखिरी दो का मैक्स, उन दोनों के मैक्स जो है उनका मैक्स, ये चारों का मैक्स। ठीक है जी, समझाई बात की। तो यहाँ पे आप इसको 10 इसको कर लें, अगर आप कोई भी कर लें 9000 और इसको रन करें, तो सी ने टूर्नामेंट जीता। अगर इसको करने आप 99,000 फॉर कोई भी वैल्यू ऐसी दे दें, तो आप देखेंगे इसने एंड सो ऑन। अब इसको भी एक में अगर करना हो, ये आप लोगों ने जरा ट्राई करनी है और लिख के, ये आप लोगों का टास्क का बाद है, साथ साथ मैं टास्क बताता जाऊंगा। आप लोगों ने ये यहां पे मैं दरमियान में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं टास्क, आप लोगों ने एक ही स्टेटमेंट में मुझे लिख के दिखाना है, मैक्स वन मैक्स टू नहीं लेना। इसी तरह की एक लंबी चेन बन जाएगी। अगर एक्स वाई से ग्रेटर है तो फिर आगे किस तरह से करेंगे, किसके फेल्स में करेंगे, ये आप लोगों का टास्क है, ये आपने यहां पे लिखनी। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना, मैक्स वन मैक्स टू, एक में ही लिख के दिखाना है, ये आप लोगों का यहां पे टास्क आ गया, सिंगल स्टेटमेंट। ओके, अच्छा ये तो हो गया दो, मैक्स फाइंड करना और ये फाइंड करना काफी कम। अरे में से अगर मैक्सिमम निकालना हो, एक मिनट अजान हो रही है, जरा अजान के बाद कंटिन्यू।
ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना, टास्क की? वही तो कह रहा हूँ, चारों को कंपेयर किए बगैर कोई जादू से बता दोगे कि एक बंदे को तो मैच ही ना खेलो और उसको आप कहो जी। ये कैसे करेंगे, ये आपने बनाना है, ये आपका टास्क है, इसको अभी मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, ये आपने लिखा। लेकिन सिर्फ ये कि यहाँ एक स्टेटमेंट मुझे चाहिए, वो क्या जितनी मर्जी लंबी हो, कोई और एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया। अच्छा जी, इसमें आ जाए जी अरे में। अरे में अगर वैल्यूज है मेरे पास 63, अगर अरे में 1000 वैल्यूज हैं, इनमें से मैक्सिमम फाइंड करना है। अभी तो हमने 1 2 3 4 का केस डिस्कस किया ना। मैक्स फाइंड करना हो, मैक्स फाइंड करना, मीन फाइंड करना, एवरेज फाइंड करना, ये कॉमन केसेस हैं। कोई भी डैशबोर्ड बनाते हैं, एडमिन पैनल बनाते हैं, तो उसमें आप बताते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट कौन सी है, एवरेज सेल्स, जो भी ऑर्डर आते हैं एवरेज वैल्यू क्या होती है, मिनिमम क्या होती है, टोटल कितनी है। तो ये चीजें कॉमन रिक्वायरमेंट है यूजर इंटरफेस में जो आपने बनानी होती है। तो इस लास्ट पिछले एक महीने की सेल्स में से बताएं, एवरेज सेल कितनी रही, हाईएस्ट कितना बड़ा से बड़ा ऑर्डर आया, कम से कम कितना आया। तो ये कॉमन सिनेरियो है। तो इसमें से मुझे बताएं जी कैसे फाइंड करेंगे। मैं इसको जितने मर्जी वैल्यूज कर दूं, वैल्यूज की तादाद पे आप डिपेंडेंट नहीं, जितने मर्जी इसको एक्सटेंड कर दें। इसमें 1,00,000 वैल्यूज पड़ी, इसके लिए तो हमें थोड़े पता कि मिड में है, वो तो तुम देख रहे हो ना। मैं इसको 200 कर देता हूं, डाटा में चेंज करूं, लॉजिक में चेंज नहीं करनी। अगर मैं अभी इसको देखूं और मैं इधर कर दूं तो आप कहें नहीं ये तो आसान है, इसको, ये सेल्स है किसी भी कंपनी की, ठीक है, 100 मिलियन है, 20 मिलियन है, फलां फलां फलां। तो इसको देख के नहीं कहना कि सेल्स अब 0 पहली है, वो तो कोई सी भी हो सकती है, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में ये हो जाए। जनरल लॉजिक लगानी है कि डाटा इधर मैं चेंज करूं, नीचे मुझे इसमें से जो हाईएस्ट और लोएस्ट और एवरेज, ये तीनों चीजें प्रिंट होनी चाहिए। मैक्स, मीन और एवरेज, तीनों चीजें प्रिंट होनी चाहिए। जी बताएं जरा हसनैन, तीनों चीजें चाहिए। तो पहले एक को ले लेते हैं, मैक्स को ही ले लेते हैं, ठीक है। क्यों मेरी रिजवान, कैसे करेंगे? फार्मूला भी 2 के लिए ही है जो बिल्ट इन है ना मैथ का, जावास्क्रिप्ट में। देखिए फार्मूला नहीं लगा सकते आप, जो मैक्स इन अरे जावास्क्रिप्ट, अगर फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला सिर्फ 2 नंबरों के लिए है, कि ज्यादा को भी सपोर्ट कर रहा है, ज्यादा को भी कर रहा है, लेकिन फार्मूला नहीं, हम अपनी लॉजिक से लिखते हैं। मैथ की लाइब्रेरी में ऑलरेडी मैक्स का फंक्शन है जो ये कंपैरिजन करके दे देता है। ये जो मैक्स के मुख्तलिफ तरीके दिए हम आते हैं, हम तो अपनी लॉजिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना, कि अपने हम लॉजिक कैसे बनाए। मैक्सिमम अरे में से फाइंड करना। हाँ भाई क्या नाम है? शम्स बताओ ना, कहते मुझे जावास्क्रिप्ट बड़ी आती है, ये तो खैर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाले सवाल है ये अच्छा चलें बताएं कैसे स्ट्रिंग मैथ से करेंगे। मैथ डॉट मैक्स, वो कहता है जी वैल्यूज बता दें। क्या बताऊंगा यहाँ पे, अरे का नाम लिख दूं, राइट, यानी इसको मैं अलहदा वेरिएबल में रख लेता हूं, जरा स्टेप्स ज्यादा कर लेते हैं। लेट मैक्स जो है वो का फार्मूला मैं अलहदा कर लेता हूं, फिर उसे यहाँ पे मैक्स को प्रिंट कर देते हैं। और मैक्स का मैंने फार्मूला कहां से लिया? मैथ का ऑलरेडी
एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में जिसमें फंक्शन बने हुए हैं। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो क्या कह रहा है? नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, NN। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये कहता है यहां नंबर दो, लाइक 10 और 30 कहेंगे, इसमें डाटा टाइप वो वैल्यूज लेता है। क्या आ गया? 30। अगर यहां पे कह देंगे 60 तो क्या आ जाएगा? 60। लेकिन अगर मैंने अरे में इनको रख लूं, कट करके अरे में रख लूं, तो अरे में यहां पे पास करूं तो वो अरे नहीं एज अ इनपुट लेता। ये फंक्शन कहता है कि नंबर दो। अरे का मतलब क्या है? अरे के नाम लिखने का, कि मैं मेमोरी रेफरेंस दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? तो कहता है मुझे मेमोरी रेफरेंस दो, डाटा दो कि 10,20 ये डाटा है, अरे ना दो मुझे। रागी बात की वो आप ज्यादा दे दें, लिस्ट दे दें, लेकिन अगर इसको अरे देते हैं तो असल में ये डाटा अलग पड़ा है, अरे उसका रेफरेंस है, तो मेमोरी रेफरेंस नहीं वो लेता। मेमोरी रेफरेंस कहता है ये तो नंबर ही नहीं। हमारा डेटा आमतौर पर प्रोग्रामिंग में अरेज में होता है, अरेज में होता है। तो इस अरे में से नंबर अगर निकालने हो, सिर्फ नंबर निकाल के यहां पे रखने हो, अरे में से ये 1v1 नंबर यहां पे रखने हो, तो ये मैंने लास्ट में पढ़ाया था कैसे करेंगे। जावास्क्रिप्ट में एक ऑपरेटर है डॉट 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 स्प्रेड। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? लेकिन स्प्रेड किस में करेगा? यहां पे नंबर चाहिए ना, तो स्प्रेड तो आप किसी ना किसी अरे में करते हैं। अगेन वो तो बात तो फिर भी वही आ गई, बात तो फिर भी वही आ गई ना, अरे में ही रहेगी। ठीक है, लेकिन यहां पे जब आप लिखते हैं ना डॉट डॉट डॉट, तो आपने कॉपी उसकी बना दी। क्या बना दी? कॉपी। तो इसको आप अरे में नहीं लेना, आपने इस तरह स्प्रेड नहीं करना जिस तरह पहले कर रहे। ये डॉट 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 का मतलब क्या है कि यहां सारे एलिमेंट्स इसके कॉपी कर दो, लेकिन दोबारा जिस तरह पहले अरे में नहीं करने, इसके पैरामीटर के अंदर जो इनपुट है फंक्शन की, यहां सारे नंबर कॉपी कर दो, क्योंकि वो अरे नहीं चाहता। तो हमने इसको क्या, जहां पे नंबर चाहिए थे तो अरे में से नंबर यहां पे स्प्रेड करवा दिए, ये सारे नंबर यहां से आएंगे। तो डॉट 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 ऑपरेटर का मतलब ये है कि आप इस अरे के तमाम नंबर्स को यहां पे लें। एक तो तरीका यह कि मैं अपनी लॉजिक ना बनाऊं, पहले ही जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बना हुआ है उसको मैं यूज कर रहा हूं। अगर सी लैंग्वेज में हो तो उसमें मैथ का एम शॉर्ट लिखते हैं, मैथ डॉट मैथ शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है जी। और मैथ के लिए ऊपर कैपिटल एम नहीं, हेडर फाइल भी इंक्लूड कर देते हैं मैथ डॉट एच की, क्योंकि ये फंक्शन कहां से आ रहा है, मैथ डॉट एच हेडर फाइल से। जावास्क्रिप्ट को ये नहीं बताना पड़ता ये फंक्शन कहां से आ रहा है, उसकी अपनी लाइब्रेरी का है, यू डोंट नीड टू इंक्लूड एनीथिंग। इनको कहते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट जो आपको अवेलेबल होते हैं ब्राउजर के अंदर, जब ये प्रोग्राम चलता है या नोड की लाइब्रेरी में, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नोड सर्वर स्टार्ट होते ही क्रिएट कर दिए जाते हैं। क्लियर होगी बात? अगर हम इस तरीके को ना देखें और हम अपनी लॉजिक बनाना चाहें, तो क्वेश्चन तो ये है कि अपनी लॉजिक कैसे बनाएं। लाइब्रेरी फंक्शन हमने यूज किया, चलें मसला तो हल हो गया, ठीक है। लेकिन इससे भी अगर हम करें तो अगर हमारे पास डेटा इस तरह से हो, देखें सेल्स, ये सेल्स किसकी है बताएं? पहली सेल, ये जो नंबर है ये सेल किसकी है? मैं अगर ये भी नोट करना चाहूं तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट्स में आ जाऊं। आईडी, पहला आईडी 1 है, टाइटल या प्रोडक्ट का नाम है ये जो मोबाइल फोन है, और इसकी जो प्राइस है वो 50,000 है।
देयर इज अनदर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब में से हाईएस्ट मेरे स्टोर में सबसे ज्यादा कीमत किस, महंगी आइटम कौन सी है, अगर मैंने ये मालूम करना हो तो आपके पास इसका यही इसी को यूज करते हुए ये आ गया 2। फिर एक बाइक भी पड़ी है, एक शोरूम है कोई, यहाँ बाइक भी है, बाइक लेट्स सपोज यहाँ पे करते हैं 50,000, यहाँ पे 40,000 की है। इसी तरह से एक हर एक को आईडी असाइन करें। 3 है, ये कोई चार्जर है मोबाइल का मे बी, ठीक है जी, ये 1000 में है। एक आखिरी जो है वो लैपटॉप है जी, एक पड़ा हुआ हमारे पास लैपटॉप, ये में भी 30,000 का है। आई वॉन्ट टू सी विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन माई स्टोर। तो ये सेल्स की बजाय मैं इसको कह लेता हूं कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे स्टोर में पड़ी हुई। ई कॉमर्स का कोई मैंने ऑनलाइन स्टोर बनाया, उस अरे के अंदर मैंने हर प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखा हुआ है कि इस तरह क्वांटिटी भी रखी हुई कि स्टॉक में यूनिट्स कितने हैं, क्वांटिटी भी रखी हुई है। ये स्टॉक में 5 मोबाइल पड़े हैं, इस तरह ये जो बाइक्स हैं वो 2 हैं, चार्जर जो है वो बहुत से पड़े हैं, वो में भी 20 पड़े हैं, लैपटॉप जो है वो में भी सिर्फ 1 पड़ा है, ठीक है जी। अब यहां से या लैपटॉप 0 कर दें, यहां से आपको देखना चाहते हैं कि यार कौन सी ऐसी आइटम है जो स्टॉक से खत्म हो गई है, यानी जिनकी क्वांटिटी 0 है, आउट ऑफ स्टॉक हो गई। इस अरे में सारे ऑपरेशंस करने, फंक्शन ये है मैथ डॉट मैथ, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता पैरामीटर, अरे नहीं लेता, वो कहता सिंपल नंबर दो मुझे, सिंपल नंबर दो। तो आपको कस्टम लॉजिक लिखनी आनी चाहिए, हमेशा ये नहीं करना हाँ मैं जब भी मैथ फाइंड करना हुआ मैं ये फंक्शन यूज कर लिया करूं, देखो इसमें तो नहीं करेंगे। हम समझ आ रही बात की? इसलिए डेवलपर को अपनी लॉजिक लिखनी भी आनी चाहिए। अगर सिंपल है, एक अरे में जस्ट नंबर है, प्रिमिटिव्स की अरे है, आप यहां पे स्प्रेड करवा लें। स्प्रेड क्यों करवाए? क्योंकि ये फंक्शन ऐसा बना है जो अरे नहीं इनपुट लेता, नंबर लेता है, तो मैंने अरे में से नंबर निकाल के इधर रख दिए सारे। डॉट डॉट का मतलब ये है कि अरे छोड़ दो, इसमें से डॉट 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 करो, यानी ये सारे नंबर लिखो, ये मतलब है डॉट डॉट। डॉट 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 को कहते हैं कॉपी ऑपरेटर, के अरे में से सारा डाटा यहां कॉपी कर दो, इसको डाटा मिल रहा है, नंबर मिल रहे हैं, कोई उसके गिर्द अरे ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन जो रियलिस्टिक है ये आप लोगों का टास्क में आ जाएगा। आप साथ साथ में लेते जाएं ताकि आप जरा कल दिखाएं और मैं फिर आपको बताऊंगा, जिससे नहीं हुए, ये प्रैक्टिस के नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। जो मुश्किल चीज है वो मैं टास्क में दे रहा हूं ताकि आप जरा पंजा आजमाई करें, लॉजिक्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। मतलब आपने देखिए ट्रेनिंग का यही तरीका है, किसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, उसे सिर्फ चलना सिखाया, कहते अच्छा आप मुझे भाग के दिखाओ, आप कहना आपने भागना तो सिखाया ही नहीं, आपने फिर मुझे चंद कदम चलना सिखाया, वो कहता नहीं इसी को एक्सटेंड करो, आप हर चीज तुम्हें नहीं सिखाई जाएगी। तो मैंने आपको हाँ, लेकिन वो भागना कैसे है, गिर पड़ता है फिर उसे उठाना, तो आप जहां जहां पे टास्क आपसे नहीं हो रहा, एरर्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप कहते हर चीज मैं करूं तो आप अपना दिमाग कहां इस्तेमाल करेंगे, फिर आप अच्छे डेवलपर नहीं बनेंगे। ये चैलेंजेस लें। तो यहां पे करना क्या है, फाइंड मैक्स टास्क में देखिए इसमें आपने करना क्या है, नंबर 1 ये पहले तो ये डाटा ऐसे ही रहने देना है, इसके नीचे आपने यहां पे क्या क्या करना है। पहला जो क्वेश्चन है, प्रिंट द नेम ऑफ द, नेम की बजाय टाइटल, प्रिंट द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग
मैक्स प्राइस, जिसकी प्राइस मैक्सिमम है उसका नाम लिख दो। यानी इस सिचुएशन में क्या नाम प्रिंट होना चाहिए? मोबाइल, मोबाइल फोन, या मैं कह लेता हूं जी सैमसंग S4 A4 वट एवर, A4 मोबाइल स्मार्टफोन, या ठीक है जी, उसका नाम लिख दें जी। और अगर मैं यहां पे एक और जीरो लगा दूं, ये जी कोई स्पेशल बाइक है 4 लाख की, तो फिर बाइक प्रिंट हो, डाटा में फिर चेंज करूं, नीचे लॉजिक उसी तरह। पहला काम क्या है? उस प्रोडक्ट का टाइटल प्रिंट कर दें जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। पहला टास्क है। दूसरा है प्रिंट कर दें एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तमाम प्रोडक्ट्स की एवरेज क्या है? अब एवरेज क्या होती है? एवरेज के ग्राफ वगैरह अक्सर क्लाइंट कहता है मुझे बना के दो, कि एक प्रोडक्ट बिक रही है 100 में, एक 200 में, एवरेज कितनी होगी? 150, ठीक है। एवरेज क्या होता है? सबको जमा करें, सम करें, उसके नंबर पे डिवाइड करें। लेकिन सिंपल नंबर्स में मुश्किल नहीं है, आपको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में करना आना चाहिए। असल ये है काम, क्योंकि रियलिस्टिक जो डेटा है ना, जो भी आप क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, जेसन फॉर्मेट में जो भी डेटा आएगा वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में होगा। आपको नहीं पता मैं क्यों आपकी प्रैक्टिस करूं। जब आप क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना एडवांस, जो भी सर्वर से डेटा आएगा वो किस फॉर्म में होगा? अरे, चाहे रिएक्ट नेटिव में है, वेब में, तो ये समझे आप रिएक्ट ही कर रहे हैं, एडवांस रिएक्ट कर रहे हैं। वरना आप रट्टा तो लगा लेंगे, यूआई HTML CSS का सेट कर लेंगे, अंदर रिएक्ट में कोडिंग नहीं करनी आती। ये सारे मैं आपको करवाऊंगा टास्क, कल खुद करूंगा आपके सामने, लेकिन एक दफा पहले आप खुद ट्राई करें, इस पे दिमाग लड़ाएं, ताकि ये ना हो कि मेरा ही रट लें। कुछ आप कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। जो कोई भी नहीं कर सके, फिर भी वो कंपेयर तो करेगा ना, मैं किस तरह सोच रहा था, करना किस तरह से। ठीक है जी। टाइटल एक प्रोडक्ट का जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, मोस्ट एक्सपेंसिव की डेफिनेशन क्या होगी? जिसकी प्राइस मैक्सिमम है, ठीक है जी। तीसरा, प्रिंट द टाइटल ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज आउट ऑफ स्टॉक। अब अगर आपने बनानी है रिएक्ट नेटिव में मोबाइल ऐप, तो हम कहते हैं यार जब भी ये मेरे स्टॉक में कोई चीज खत्म हो, मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए, मैं कहां बार बार देखता रहूं स्टोर में जाके क्या चीज कितनी पड़ी है, सेल हो रही है। जो ही एक चीज स्टॉक से खत्म हो, मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए। या और एडवांस सिस्टम सारा ऑटोमेट किया हुआ है कि जो ही क्वांटिटी जीरो हो, जिस बंदे से मैं माल खरीदता हूं खुद ही उसको व्हाट्सएप चला जाए, इतने यूनिट भेज दो, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, मुझे स्टाफ नहीं रखना पड़ता, व्हाट्सएप चला जाए, SMS चला जाए, ईमेल चली जाए, और मैंने सेट किया हुआ है कि तुमने 5 क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। और इंटेलिजेंट किया हुआ कि नहीं, अगर वीकेंड है तो वीकेंड में मेरी सेल ज्यादा होती है, हफ्ता इतवार के दिन खत्म हो तो 20 ऑर्डर करो, अदरवाइज आम रूटीन में 5 ऑर्डर करो। हर चीज को आप ऑटोमेट कर सकते हैं कि मैनुअल उसको करना ही ना पड़े। जब भी कोई चीज सेल हो, इसकी क्वांटिटी कम कर दें, स्टॉक में नई आए ऐड कर दें, और ये सारा कुछ ऑटोमेटेड। ऑटोमेशन का कोई लेवल नहीं है, आप कितना बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करते हैं कि उसके बाद कहे यार ये ठीक है, मैंने सॉफ्टवेयर भी बनवा लिया और 2 बंदों की तनख्वाह भी बच रही है कि मैं स्टाफ रखता, मेरे मोबाइल पे हर चीज है, हर चीज मुझे मेरी एप्लीकेशन भी बता देती कि आज कितनी सेल हुई, ज्यादा सेल कितनी हुई, किस स्टाफ ने कितनी सेल की, जो मेरी आइटम्स खत्म हो रही हैं वो कितनी है।
और अगर थोड़ी सी इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड कर देंगे, अब ई कॉमर्स एआई पे भी चलनी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, तो मुझे मेरा सॉफ्टवेयर ही बताएगा नहीं ये ब्रांच तुम उस एरिया में खोलो, वहां तुम्हारी सेल ज्यादा होगी, तुम्हारे कंपेटिटर ये कर रहे हैं, तुम ये कर रहे हो, एनालिसिस करके तुम कैसे, कौन सा डिस्काउंट दो और किसको दो, कब दो। अब आप कहेंगे, एक तो ये ना कि मैं कहूं कि भाई 10% डिस्काउंट दे दो, या जो 5,000 से ज्यादा शॉपिंग करे उसको 10% दे दो। एक मतलब नहीं, सॉफ्टवेयर को तुम खुद इंटेलिजेंटली बताओ, जो बंदा कंज्यूम्स है ना उसको सिर्फ तुमने डिस्काउंट देना। अच्छा, एआई से हम ये कैसे देखेंगे हमारी वेबसाइट पे जो बंदा है वो कंज्यूम्स है कि नहीं, या वैसे बजट वाइज वो बड़ा कॉन्शियस है कि नहीं, कैसे देखेंगे? मैं देखूं ये हमेशा डिस्काउंट ही सर्च करता है, ये बंदा जो है वो वेबसाइट पे कूपन्स देखता है, इसकी हिस्ट्री में सिर्फ वो प्रोडक्ट्स इसने खरीदी हुई हैं जिसपे कुछ सेल लगी थी, इसका मतलब ये बंदा जो है प्राइस कॉन्शियस है। देखिए हर चीज पे आप एआई ला सकते हैं। लोग कहते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स ही साली नहीं है, ड्रोन भी नहीं है। एआई में तरक्की तो आप होनी है जब बिजनेस में यूज होगी, क्योंकि वो एआई पैसे कमा के फिर देगी बंदे को। तुम्हारी सेल 2 लाख से 10 लाख पे ले गया सॉफ्टवेयर, जब बिजनेस में आएगी। और अब इसलिए बूम आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में यूज हो रही है। इस प्रोडक्ट के साथ कौन सी रिकमेंड करनी है ये सॉफ्टवेयर डिसाइड कर रहा है। सर ये हम ऑटोमेशन नहीं ये करने लगे तो तुम्हारा डाटा साइंस में एमफिल इधर भी हो जाए, एआई में एमफिल हो। मुझे ये फील्ड के इसलिए पता है, देखिए मेरा एमफिल एआई डेटा साइंस मशीन लर्निंग में, मेरी पीएचडी भी उसी में, लेकिन मैं थ्रू डेवलपमेंट करता हूं प्रोग्रामिंग की। मैं फ्लटर का कोर्स पढ़ा रहा हूं, वहां मैंने खास तौर पर एक मॉड्यूल ऐड किया कि स्मार्ट एप्स कैसे बनाए। यानी रिएक्ट नेटिव या फ्लटर में अगर आपने कोई इमेज रिकग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, वीडियो प्रोसेसिंग, एनएलपी, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, ये वाले ट्रेन मॉडल डिप्लॉय करने हैं तो कैसे करने हैं, ये मेरी रिसर्च है। एमफिल भी इसमें पेज, अभी लोगों को पता नहीं था इस फील्ड का, मैंने तो खैर 2010 में मशीन लर्निंग डेटा साइंस एआई में की, सब जॉब ही नहीं थी, वो तो अब आ जा या अभी तो यूनिवर्सिटीज अब जाके ऑफर करना शुरू किया है। मैं वही बता रहा हूँ ना डाटा। और मुझे ये बहुत इसलिए इंटरेस्टिंग लगी कि मेरा बैकग्राउंड जो है मैथ का था, मेरा बीएस मैथ में था, फिर एमएससी मैथमेटिक्स थी। सबसे पहले वैसे बीएस मैथ के बाद मैंने एमबीए किया, फिर मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस नहीं की, एमबीए किया, फिर मैंने एमएससी मैथमेटिक्स की, फिर मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस की तीसरी, फिर एमफिल कंप्यूटर साइंस, पीएचडी कंप्यूटर साइंस, फिर मैंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री। सो मतलब ये भी वे फ्रॉम लास्ट 20 years कंप्यूटर साइंस में, ये शुरू में आपका 96 में आई कंप्लीट एमबीए, देन एमएस मैथमेटिक्स में गया, फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमफिल कंप्यूटर साइंस। यानी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आके मुझे लगा नहीं, दिस फील्ड इज फॉर मी, नॉट बिजनेस, नॉट एमबीए इन फाइनेंस, नॉट एमएससी मैथमेटिक्स, लेकिन यहां मुझे वो उसका एडवांटेज होता है मैथ का। और मैथ में भी मेरा टॉपिक स्टैट्स था, सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिकल यूज होता। और अच्छा, मेरा शुरू से प्रोबेबिलिटी बड़ा फेवरेट टॉपिक था। एफएससी बीएससी में उस वक्त होता था आधे 10 में से 5 सवाल करें, और मुश्किल सबसे प्रोबेबिलिटी के होते थे, लोग वो छोड़ देते थे। अच्छा, शायद मैं बोर्ड में वाइज बन जाऊंगा, मैंने 5 के 5 प्रोबेबिलिटी में से अटेम्प्ट किए थे। मतलब मेरा रिवर्स था, प्रोबेबिलिटी मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक था। तो जो आसान लोग छोड़ देते थे, मुझे वो आते थे मीन, मीडियन, मोड, सैंडविच, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत पसंद थी, तो मैंने प्रोबेबिलिटी में ही 5 अटेम्प्ट किए। इसलिए मैंने एमफिल और पीएचडी का थीसिस न्यूरल नेटवर्क्स के साथ प्रोबेबिलिस्टिक न्यूरल नेटवर्क्स कैसे बनाने, उस पर रिसर्च की। बेसियन बेस्ड प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क। तो अब मैं चाह रहा हूं मैं नेक्स्ट कोर्स तैयार करूं ना, वो ब्लेंड के हो सारे, यानी डेवलपर्स कैसे अपने ट्रेन आजकल ना बिल्कुल लगा दें, जिसको वेब प्रोग्रामिंग, मोबाइल ऐप आती है, उसे डाटा साइंस मशीन लर्निंग का नहीं पता, जिन्हें वो आती है वो ट्रेन करके मॉडल सोच रहे हैं ये ऑनलाइन कैसे होता है, ऐप में कैसे चलेगा, ये एक्चुअली बिजनेस में कैसे आएगा। दोनों को मर्ज करें ताकि मुझे पता हो कि मैंने किस तरह न्यूरल नेटवर्क्स को अपनी फ्लटर, रिएक्ट नेटिव में इंटीग्रेट करना। तो ये जो है नेक्स्ट प्लान है कुछ।
क्रॉस प्लेटफॉर्म पाइथन पढ़ेगा पहले वो इधर से नहीं चीजें अब उसमें भी मुख्तलिफ लेवल्स की आ गई। अब उसमें ऐसे हाई लेवल फ्रेमवर्क आ गए, आपको पता नहीं अंदर कैसे हो क्या रहा है, लेकिन वो आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर आपने खुद रिसर्च करनी है, अपना मॉडल बनाना है, फिर आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है। इस तरह यहाँ देखें, मैंने लिखा math.max, मुझे पता नहीं मैक्स कैसे कर रहा है, इसके अंदर क्या लॉजिक है, लेकिन मैं मैक्स निकाल रहा हूँ ना। तो एआई और डाटा साइंस के भी ऐसे ही हो गए, और मैक्सिमम जो पढ़ रहे हैं ना असल में डाटा साइंटिस्ट है ही नहीं। अब वर्ड उन्होंने लिख लिया, दे आर नॉट साइंटिस्ट, उन्हें पता ही नहीं खुद ये क्या कर रहा है। दे हैव पीएचडीज, दे हैव डन पीएचडीज, लेकिन आप पूछेंगे ना ये जो आपने किया इसके अंदर है क्या, मैथ स्टैट नहीं पता उन्हें। बस ऐसे ही बेसिक से बना सकते हैं वो, अगर कोई कस्टम रिक्वायरमेंट पे नहीं बना सकते। इसलिए कोई प्रोजेक्ट आपको फ्रीलांस पे इस तरह का कॉम्प्लेक्स किस्म का नहीं मिलता, वो बड़ी अच्छी कंपनीज को देते हैं, कहते हैं आप बताएं आपने साइंटिस्ट की प्रोफाइल क्या, कितने क्वालिफाइड, और उन्होंने क्या वो इस लेवल की डेप्थ को समझते हैं कि बस लाइब्रेरी उन्हें यूज करनी आती है। हर प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होती, ना क्लाइंट इतना पे कर रहा होता। भाई वर्डप्रेस की भी तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, नहीं बंदों को प्रोग्रामिंग आती, बैक एंड आती, लेकिन वो पूरा फ्रंट एंड बैक एंड सारा इंटीग्रेट करके नहीं दे रहे होते, चाहे उसे नहीं भी पीएचपी आती। तो इस तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन जब डीप लेवल पे जाना आपको कस्टम प्लगइन लिखना पड़ता है, उसमें भी फिर प्रोग्रामिंग आ जाती है। लेकिन हर साइड में कस्टम प्लगइन तो नहीं है ना, कि कुछ की साइड ही पोर्टफोलियो टाइप है, कोई इस तरह से है, तो वो आप पैसे कमाएं, आप उस लेवल का पकड़े ना प्रोजेक्ट जिसमें बहुत एडवांस हो, ये वो मॉड्यूल किसी से करवा लें, प्लगइन लिखवा। हाँ इजी में बिल्कुल ऐसे जो आसान चीजें वहां। अच्छा बहरहाल इस पे जो है आप लोगों को भी यार अच्छे कर देना, बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, साथ साथ करें। ये कुछ लेक्चर्स मैं ना इसके बाद मैं ना कुछ वर्कशॉप्स इस पे करना चाहता हूँ, आप सबके लिए फ्री होंगी वो। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस को कैसे हम रिएक्ट में यूज करें, रिएक्ट नेटिव में, मोबाइल ऐप्स में, वेब्स में किस तरह यूज करें। मैं बस थोड़ा सा टाइम मेरा निकल रहा है, तो मैं ना उसमें कुछ जो है ना ऑनलाइन फ्री सबके लिए कुछ वर्कशॉप्स अरेंज करना चाह रहा हूं जो इन दोनों के ब्लेंड पे हो। यानी हैंड शेकिंग करवानी है हमें एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और मर्न स्टैक एंड फ्लटर की। फ्लटर भी मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ अच्छे से। तो प्रोग्रामिंग का कोई भी है उसमें जरा मुझे ज्यादा मजा आता है प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट पढ़ाने में, अपनी इंसान की नेचर है। जी आप में से ऑनलाइन भी कुछ विलिंग होंगे भी इस तरह के कामों में या नहीं? क्योंकि फरमान अब्दुल्ला, ये देखें समीना हमारे साथ है, समीना शाहीन एमफिल कर रही है ये कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो इस तरह है, फिर उन्होंने वैसी थीसिस करना है, रिसर्च करनी, ठीक है। आपकी क्लास में ही ऐसे बंदे हैं, तो इसलिए जो है वो कुछ का पैशन प्योर डेवलपमेंट ही है, लेकिन अब डेवलपमेंट में भी बात का था आपको स्मार्ट डेवलपमेंट में जाना पड़ता है। अच्छा जी थोड़ा सा हम जो है ना इसमें कस्टम लॉजिक में पहले, आज मुझे तो थोड़ा सा जल्दी भी जाना है। असल में कोर्स मुझे उन्होंने किसी फिर कहा दिया आप कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी में रिएक्ट नेटिव का मैं करवा रहा हूँ, उसका एग्जाम उन्होंने रखा हुआ है, वहां पे 100 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं रिएक्ट नेटिव का कोर्स। ये जो है इसमें से ये टास्क तो बाद में करेंगे ना, पहले ऊपर हम अपनी कस्टम लॉजिक को लिखे ना। लेकिन ये इस तरह के जब आप आसानी से करना शुरू हो गए काम, तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ डिजाइन बनाना आना चाहिए, एपीआई से डाटा फेच करना आना चाहिए, बाकी काम प्रोग्रामिंग आपको आती है कि फेच करके उसमें से जो कहेगा डैशबोर्ड पे वो हम डिस्प्ले करते हैं, ऑन क्लिक पे यही लॉजिक लिखनी होती है। तो जावास्क्रिप्ट पे मेहनत करें, आप समझे आप सब कुछ यही है, यही रिएक्ट है, यही एंगुलर है, यही नोड है, यही यहां से पता चलना है आप में से सबसे सक्सेसफुल बंदा कौन सा। अच्छा जी इसको हम, लेकिन जिन्होंने नई प्रोग्रामिंग की हुई इस क्लास में ऐसे बहुत से हैं, या उनकी प्रोग्रामिंग वीक है या उन्होंने ज्यादा नहीं की हुई, तो उनको मैं बार बार हौसला दे रहा हूं, परेशान नहीं होना, ये सारा कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें कुछ ऐसी भी हो सकता है चीजें यूज हो जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी, ठीक है, तो वो डिस्कस इट। इसको जरा क्विकली अभी जो है वो मैं पहले यहां पे आते हैं।
अगर ये मैक्स का फंक्शन ना यूज करें, नंबर्स में से तो सिंपल नंबर में से ही शुरू किया करें, पहले लॉजिक यहां पे बनाएं, फिर अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी डालें और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा करना, डेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स करना। तो आप देख रहे हैं ये सिर्फ आईटी की ब्यूटी है कि जिसमें एक ही जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, एमफिल वाले भी और 9th क्लास वाले भी। यानी आपकी क्लास में यहाँ पे 8 9 के भी बच्चे हैं और एमफिल भी है। अच्छा, शाम की क्लास में पीएचडी भी है, और वो उनकी पीएचडी पता किसमें है? उनकी है इंफॉर्मेटिक्स में, केमिस्ट्री की कोई फील्ड है, बायो इंफॉर्मेटिक्स है या कोई केमिकल के साथ है, कोई इस तरह के। वो कह रहे हैं हमें प्रोजेक्ट्स बड़े आए हैं फंडेड, काफी उनके पीएचडी स्टूडेंट्स, एमफिल स्टूडेंट्स वो खुद करवाते हैं, प्रोफेसर काफी सीनियर है, 50 इयर्स ऑफ एज। वो कहते हैं मैं चाहता हूं देखना ये कैसे होता है ताकि मैं उन्हें सही गाइड करूं। ठीक है ना? तो हर फील्ड का बंदा जो है ना इसमें, अब आजकल तो आईटी में ही आपको पता है सबसे ज्यादा जॉब्स हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है, और हर तरह के बंदे के लिए हर फील्ड ही तरक्की कर रही है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की है, चाहे वो डिजाइन एंड ग्राफिक्स की है, चाहे वो डेवलपमेंट की है, चाहे रोबोटिक्स की है, ब्लॉकचेन की है। ये आप पूछेंगे किसका स्कोप है? सारी ही फील्ड तरक्की कर रही है, ओवरऑल ही आईटी की इंडस्ट्री बड़ी ऊपर जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग की अपनी टेक्नोलॉजीज का है, यही डेटा साइंस की एक अपनी मार्केट है। लेकिन एक चीज जो है जो हर एक ने करनी है वो बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स हैं। वेब एंड ऐप बनाना आपके कोर कंप्यूटिंग स्किल्स हैं, ये सबको आनी चाहिए। ब्लॉकचेन भी करेगा वही, यही प्रोग्रामिंग है, जावास्क्रिप्ट में बननी है सारी, रिएक्ट में आप उसके सारे सॉफ्टवेयर बने हुए, जावास्क्रिप्ट में। एआई डेटा साइंस करेंगे उसके भी सारे यही जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग। कोर प्रोग्रामिंग स्किल्स यही है जो एसईओ के टूल्स देते हैं आपको, सारा कीवर्ड सर्च करके देते हैं, तो उसमें भी इस तरह के एल्गोरिथम ही लगे हुए है, यही सारी चीजें। लेकिन वो टूल डेवलप नहीं कर रहे होते, वो टूल यूजर है। तो जो डेवलप करना जानता है तो वो एसईओ के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए वैसा टूल बना सकता है जैसा किसी ने सोचा नहीं, पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये है प्रोग्रामर की पावर, वो हर चीज बना सकता है, नई से नई उसमें चेंज ला सकता है, वरना टूल में जो है बस वही है। इसमें बताएंगे जरा कैसे करेंगे सेल्स में से निकालना। देखें इसमें कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं पढ़ा, लूप का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता, ठीक है। लेकिन लूप जो लेंथी है ना, उसके अल्टरनेट काफी दिए हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, ठीक है जी। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में उसके काफी आंसर। एक है, हमने क्या करना है यहां पे एक देखें, पहले स्ट्रेटजी देखें किस तरह हम निकालेंगे। हमने एक वेरिएबल में मैक्स लेना है, कितने में से फाइंड करना है? ये नहीं कहेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 में से। 8 में से हो सकता है, हो सकता है 9 में से हो सकता है 10 में से हो, यानी n नंबर्स में से। फिर n में भी एनी नंबर, इट में भी 100 वैल्यूज 10 वैल्यूज, जो भी सेल्स डॉट लेंथ है उसमें से। n क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? सेल्स डॉट, आउट ऑफ दीज वैल्यूज वी हैव टू फाइंड अ मैक्सिमम नंबर, अ नंबर विद द हाईएस्ट सेल्स। हम मैक्स में यहां पे अगर 10 बंदे बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूं ये सबसे कद किसका लंबा है, तो कैसे मैं कंपैरिजन करूं? रिजवान मुझे स्ट्रैटेजी बताएं। मैं चाहता हूं कि यहां मेरे पास ना एक हॉल में 400 बंदा बैठा है, मैं देखना चाहता हूं। आप देखें लॉजिक क्या है कि हम कॉमन सेंस से सोचें। लॉजिक इज ऑल कॉमन सेंस। जिस बंदे में कॉमन सेंस नहीं है ना, वो प्रोग्रामर नहीं बन सकता। 99% जो लॉजिक है वो कॉमन सेंस है। यानी ये सामने जो है वो कुर्सी पड़ी है, एक ही कमरे में कुर्सी है, मैं कहूँ यार कुर्सी लाओ, एक बंदा पूछे कौन सी, मैं कहूँगा यार तुम्हें कॉमन सेंस नहीं, जब अवेलेबल ही एक है तो फिर तुम कौन सी और ला सकते हो? दैट्स व्हाट द कॉमन सेंस इज। लेकिन अगर 2 पड़ी है
तो आप एक ले आए तो कहेगा यार तुम्हें मैंने ये तो नहीं कहा था, तो वहां आपको क्वेश्चन करना पूछता है कौन सी ऑल कॉमन सेंस कि कहां पे हम बगैर कंपैरिजन के डिसीजन ले लें, कहां पे हमें कंपैरिजन करना चाहिए, बिकॉज इट हैज मल्टीपल ऑप्शंस एंड दिस इज नॉट पॉसिबल जब तक हम टेस्ट ना करेंगे किसे हमें लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग, क्या ही सिर्फ प्रोग्रामिंग ही मैंने 25 इयर्स पढ़ाई है, डिजाइनिंग का मैंने कभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया। वो चाहे मोबाइल ऐप है, वेब ऐप है, वो डेस्कटॉप है, लैंग्वेजेस भी मुख्तलिफ, इवन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से लेकर जो है वो हायर लेवल लैंग्वेजेस तक। सो प्रोग्रामिंग इज ऑल कॉमन सेंस। मुझे ये बताएं, अगर आप आम स्ट्रेटजी बना लेते हैं ना हॉल में से निकालने की, तो आप यहां से भी निकाल लेंगे। रिजवान बताओ भाई, हॉल में 400 बंदे बैठे हैं, मैं आपसे कहता हूं रैंडमली बैठे, जैसे जैसे कोई आया बैठता गया, 400 सीट है इस तरह। मैं आपसे कहूं यार रिजवान मुझे इसमें से वो बंदा जरा बुलाओ, उसको इनाम देते हैं। अक्सर वो पहले होता था जिसका कद सबसे लंबा है, Who is the tallest person in the house? कैसे करेंगे? आपने पहले बंदे से शुरू हो जाएंगे। एक तरीका क्या हो सकता है, पहले बंदे से शुरू हो जाए और कैसे देखेंगे? पहले बंदे को किसी से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? या इसको अभी आप कहेंगे हाइट कैसे मापेंगे, इसको आसान कर दें भाई। आप कहते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे ना जिसकी पॉकेट में, उसको एक इनाम मिलेगा। आप पहले बंदे के पास आएंगे, कहेंगे वैल्यू बताओ ना, तुम्हारी पॉकेट में कितने पैसे? वो कहता है जी मेरे पास 100 है। तुमने नोट कर लिया। कितने बंदों से आपने पूछा? एक से। अभी किससे? पहले से। उसने शो करने हैं, उसने 100 शो किए, तो आपने क्या नोट कर लिया? मैक्स कौन है? 100। अगर एक ही है तो वही मैक्स है। क्या ख्याल है? एक ही है तो उसके बाद आप दूसरे बंदे के पास गए, पैसे बताओ भी, उसने कहा जी मेरे पास 200 है। क्या करेंगे? उसको खत्म कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, और आप कहेंगे अब मैंने वो बंदा ढूंढना है जो 200 से ज्यादा। अगर 200 से कम कोई निकले तो उसको क्या करते जाएंगे? इग्नोर करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे। दूसरा बंदा आया जब 200, उसने कहा तो आपने पहले को इग्नोर कर दिया। फिर एक और बंदा आया, उसने कहा जी मेरे पास 50 है। आपने क्या किया? जो 200 नोट किया हुआ था उसको अरेज नहीं किया, 200 ही रहने दिया। फिर अगले ने कहा मेरे पास 10 है, फिर आपने 200 लिखा हुआ तो उसी को ही रहने दिया। फिर एक बंदा आया, उसने कहा मेरे पास 300 है। अब क्या किया आपने? अब आपने तो एक वक्त में आपने देखा दो को ही कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले ये सोचें एक वक्त में कितनों को कंपैरिजन कर, लेकिन इसी स्ट्रेटजी से आप 2 लाख तक चलते जाएं, 2 अरब तक चलते जाएं, एक वक्त में 2 को कंपैरिजन करना आ जाए हमें, तो हम इनफाइनाइट को भी कंपैरिजन कर सकते हैं 2 एट अ टाइम चलते हो। आप कहें जी इन 5 में से हमने डिसाइड कर दी, लेकिन एक वक्त में हमने 2 में कंपैरिजन किया। तो इसीलिए जो मैथ में ऑपरेटर दिए वो बेसिक दिए, लेस देन ग्रेटर देन, वो 2 में कंपैरिजन करते हैं, वो 10 में नहीं कर सकते। इन्हीं को हमने इस तरह स्ट्रेटजी में लाना होता है कि इन्हीं से ही हम सारे कैलकुलेट करवा सकें। ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा नया ऑपरेटर है जिसमें 3, 4 या 10 में से हो सके। समझा की बात की? तो अब देखें हम यहां पे चलते हैं, जो है वो ये 300 है, मैंने कहा जी 40 है, फिर एक ने कहा 50 है, तो लास्ट में मैंने कह दिया जब एंड हो जाऊंगा तो लास्ट में कहूंगा जी 300 इसमें से मैक्स। तो सबसे पहले मैंने पहले बंदे को कहा सेल सब 0 कि वो मैक्स है। अब आप कहेंगे आपने तो कंपैरिजन ही नहीं किया। मैंने यूं समझिए कि आपको नजर ही एक वक्त में एक आ रहा और उसके बाद आप अगले पे जाते हैं। तो इनिशियली मैंने क्या कह दिया? 0th जो है ना एलिमेंट वो क्या है? फिर मैंने इसको 0th को किससे कंपैरिजन किया? नेक्स्ट पड़े हुए इंडेक्स पे वैल्यू से। और कंपैरिजन में अगर ये मैक्स से ज्यादा था, अगर ये वैल्यू 200 मैक्स से ज्यादा है,
तो मैंने यहां पे इंडेक्स अपडेट कर दिया, मैंने कहा अब सेल्स अब 1 मैक्स हो गया। फिर मैं अगले वैल्यू पे गया 50, कंपैरिजन किया, 50 स्मॉल है तो मैंने इसको चेंज नहीं करा, वही रहने दिया। फिर मैं 10 पे गया, कराची वालों को पढ़ा के ना वही हमारी भी बोली होगी, इसको कंपैरिजन नहीं करा, अक्सर सॉल्व। ओके, 10 से कंपैरिजन किया तो आपने इसको अपडेट नहीं किया, फिर आपने 300 से कंपैरिजन किया तो आपको पता चल गया कि ये जिसे मैं मैक्स कह रहा हूं इससे भी मैक्स निकला है। तो 0 1 2 3 4, तो अब आपने इसको क्या कर दिया 4, फिर 40 से किया, स्किप कर दिया, इसको चेंज नहीं किया मैक्स को, और फिर 50 से नहीं किया और फिर एंड हो गया। तो लास्ट पे जो सरवाइव किया वो मैंने कह दिया उसको प्रिंट करके ये मैक्स। तो यहां से आपको 1v1 सबसे कंपैरिजन करने के लिए सेल्स डॉट फॉर ईच की एक स्टेटमेंट है, फंक्शन है। सेल्स यानी उस अरे का नाम लिखे, हमने नहीं ये बनाया फंक्शन, ये खुद ही जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी है। फॉर ईच नेमिंग कन्वेंशन देखें, फॉर का एफ छोटा है, ई का बड़ा है, नाम में जारी का स्पेस नहीं आनी, तो ये फंक्शन है, इसके नाम के बाद पैरेंथेसिस। यहां पे फॉर ईच क्या करता है, ये जो आपके पास है ना 100, पहले यहां पे एक नंबर 1v1 इनपुट करता है, एक्स, पहले क्या मैंने लिखा है एक्स, एक्स जगह क्या पुट करेगा 100, उसके बाद फिर 50 एंड 1v1 सारे इनपुट होंगे। राइट हैंड साइड पे करना क्या वो आप बता दें। तो हमने कहा ये जो x है इसको कंपैरिजन करो, अगर ये मैक्स से ग्रेटर है, ये जो x इनपुट कर रहे हो बारी बारी, अगर ये मैक्स से ग्रेटर है तो मैक्स को चेंज कर दो, देन क्वेश्चन मार्क, देन मैक्स को चेंज करके किसकी को रख दो, बोले अगर ये जो नंबर x आया है जो हमने मैक्स डिक्लेयर किया है इससे ग्रेटर है, यानी अगर ये x मैक्स से ग्रेटर है तो फिर मैक्स इक्वल टू किसके कर दो, इस x के, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क है ना, अदरवाइज वही रहने दो, इसका मतलब अदरवाइज जो मैक्स है वो मैक्स के इक्वल रहेगा, उसको चेंज नहीं करना, जो मैक्स था वही रहेगा। इसको कहने का क्या मतलब है कि मैक्स इक्वल टू मैक्स, या अदरवाइज खाली स्टेटमेंट दे दें, नल्स दे दें, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना भाई, ठीक है। अब इस तो जब हम इससे बाहर आए कंट्रोल डॉट लॉग में मैक्स को प्रिंट करें यहां पे CLS में, तो क्या निकल रहा है, फॉर ईच क्या करता है ये पहले देखें, ये स्टेटमेंट को रन करेगा कितनी दफा, जितनी सेल्स में वैल्यू जब एंड हो जाएगा तो ये भी एंड कर देगा। अब यहां 1v1 चलते हैं, पहली दफा मैक्स में क्या वैल्यू पड़ी होगी 100, यहां पे x क्या आएगा 100, ठीक है जी। अब ये तो दोनों आपस में बराबर है तो नल हो गया, मैक्स में 100 था, 100 से ग्रेटर है, यस मैक्स को x किया, यानी 100 पे 100 ही ओवरराइट किया, खत्म कर दिया। दूसरी दफा ये फॉर ईच में पहले ये देखें इनपुट, ये जो एरो है ना इसको जरा समझे, दो पार्ट हैं इसके फॉर ईच में, एरो के एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक राइट साइड पे है। एरो के लेफ्ट पे इनपुट आती है अरे में से, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है जो अरे में से आता है, और राइट हैंड साइड पे उस वेरिएबल पे जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं, इस मैथ की तरह कि मैंने कहा जी पुट x इज इक्वल टू 100 और उस पे ये कंडीशन लगाओ, फिर पुट x इज इक्वल टू 200 और उस पे ये कंडीशन लगाओ, फिर पुट x इज इक्वल टू 50 और उस पे ये कंडीशन लगाओ, एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन क्या कर रही है कि अगर जो x इनपुट होता है वो मैक्स से ग्रेटर है तो मैक्स को चेंज कर देती है, अदरवाइज एज इट इज रहने देती। और कब ये खत्म कब होगा सिलसिला, बार बार इसके एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपोर्ट होता रहेगा, खत्म कब होगा
जब फॉर ईच वैल्यू तमाम, तो मुझे ये नहीं टेस्ट करना कि एंड तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, खुद ही एंड तक पहुंचेगा, खत्म हो जाएगा। स्टार्ट कहां से होगा? पहली से। फॉर ईच का मतलब ये है कि इस अरे में से हर एक वैल्यू 1v1 क्या करो इस एक्स में। अच्छा, इसका एक और भी आसान फॉर ईच का अगर मैं आपको बताऊं तो यूज पहले देखें। अगर मैंने ये सारी अरे के तमाम एलिमेंट्स प्रिंट करने एक एक करके, हर एक में एक नंबर मैंने इजाफा करना है, तो मैं लिख सकता हूं सेल्स डॉट फॉर ईच और इसके अंदर एरो फंक्शन देना है आपने। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा एक्स बाय, ये डमी कोई भी नंबर लिखते हैं, ये एक्स का मतलब है एक्स, ये सेल यहां पे फॉर ईच से पहले जो अरे का नाम है वहां से 1v1 एक्स यहां पे आना। एक्स बदल रहा है, पहली दफा एक्स की वैल्यू क्या है पुट हो रही है 100, दूसरी दफा एंड सो ऑन। तो मैं जो भी वैल्यू वो पुट कर रहा है कंसोल डॉट लॉग में उसी एक्स को प्रिंट कर देता हूं। बस मैडम 1 मिनट में यार, कंसोल डॉट लॉग में क्या कर रहा हूं, इससे क्या होगा, हर एलिमेंट 1v1 आएगा और क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। पहले आया 100, फिर 200, फिर 50, ठीक है। और अगर आप कर दें x इक्वल एक्स प्लस 1, आप क्या होगा, हर एलिमेंट 1v1 अरे का यहां पे आएगा और उसमें एक इंक्रीमेंट करके वो प्रिंट कर देगा। यानी जो 100 है उसकी जगह 101 हो जाएगा, जो 200 है उसकी जगह। तो ये एक मॉडर्न तरीके की लूप लगाना है फॉर ईच। अब मैंने यहां पे क्या किया है, फॉर ईच नंबर, एक तो वो नंबर और दूसरा जो मैंने मैक्स नोट किया होता, इनके पेयर में हमेशा मैं कंपैरिजन कर लेता हूं। कंपैरिजन दो चीजों में होना है, एक 1v1 जो नंबर आ रहा है और दूसरा जो मैंने मैक्स में सेव किया हुआ है, उन दो चीजों में मैं हमेशा कंपैरिजन करता हूं और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि अपने मैक्स को मैंने अपडेट करना है या नहीं करना, या वही रहने देना। समझाइए असना है क्यों भाई आपको रिजवान? तो आप इस तरह से अब ये टास्क करने की कोशिश करें जो नीचे मैंने दिया फॉर ईच के। टाइटल प्रिंट करें, ये सारा ये मैंने इसलिए समझाया कि ये फॉर ईच से, अब यहां फॉर ईच से क्या होगा, 1v1 ऑब्जेक्ट आएगा यहां पे एक्स की जगह। तो ऑब्जेक्ट अगर एक्स है तो उसकी प्राइस देखनी है, तो एक्स डॉट प्राइस, डायरेक्ट प्राइस, इस तरह से आप जरा कंपैरिजन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो दैट आई लीव अप टू यू, और जो भी बंदा कर ले वो ग्रुप में पोस्ट करे, जरा उसको मैं चेक कर लूंगा। और कल मैं जो है ये 2 टास्क दिए हैं मैंने, एक यहां थे 4 में ही क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर सिर्फ यूज करके आपने करना है, कुछ और नहीं यूज करना। और यहां पे हमने एक मॉडर्न तरीके से कैसे लूप लगानी है जावास्क्रिप्ट में, इसको हम कहते हैं ES6 का सिंटेक्स फॉर ईच का। थोड़ा थोड़ा साथ साथ ये ES6 भी पढ़ते जाएंगे। ये जो डॉट 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 ऑपरेटर है ये भी ES6 का है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा इन्हें मिक्स करते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने करना है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी कल। ओके जी, मैं जरा ऑलरेडी लेट हो गया हूं, अल्लाह हाफिज। जो बाकी क्यूरीज होंगी वो कल